पीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग का चैप्टर 5 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आज उसका डिस्कशन करूंगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अभी तक मैंने 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें से अप्रोक्स 130 प्लस क्वेश्चन का कवरेज हो चुका है। आज मैं 131 या 132 से लेकर जो भी बचे हुए एमसीक्यू है अप्रोक्स 172 या 73 तक मैं उसको कवर करूंगा। और इसके पीछे के जो भी लेक्चर पे अपलोड किए जा चुके हैं आप लोग उससे पहले देख लें, तब यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि एक सीरीज से एमसीक्यू इसमें आपको अपलोड किया गया है, ताकि आपको हर चैप्टर का एक बेसिक से एडवांस क्या हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग का यहाँ तक मैं देखता हूँ कहाँ तक कर लिया था मैंने, 131 तक किया था। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब ये 132 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब पहला क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश कब लगाया जाता है, फिर परमादेश कब रीट जारी की जाती है, फिर उत्प्रेषण आदेश कब रीट जारी की जाती है, और अधिकार परीक्षा आदेश कब रीट जारी की जाती है। ठीक, तो ये है, और इसका एक डिफिनेशन है कि इसका मीनिंग क्या हुआ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जो है कब जारी की जाती है, अब इसका देखिए ध्यान से। क्या वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, किसी संज्ञा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं, अधिकारी पर कार्रवाई पर या व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति। तो देखिए ए का आपको हो जाएगा 4, ए का 4 बी परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, परमादेश का मतलब क्या होता है, आदेश देना। तो आदेश किसको दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है अधिकारी की कार्यवाही पर रोक के लिए उसको आदेश दिया जा रहा है कि आपका मैंडमस रीट जो है और सर्ट्यूरी रीट यानी कि परमादेश और उत्प्रेषण आदेश, ये दोनों जो है आपको अधीनस्थ न्यायालय को दिए जाते हैं। अगर वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कोई काम कर रहे हों तब ये रीट जारी की जाती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। दोनों में अंतर है, देखिए उत्प्रेषण और परमादेश में अंतर क्या है। उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर मान लिया जाता है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय किसी भी मामले को अगर पूरी तरह हुआ, एक होता है कि विचाराधीन हो, कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, और तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि उसको ये मना करती है कि नहीं, आप जो है अपने मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, तब उसको क्या करती है, रोक लगाती है। और एक होता है कि ऑलरेडी फैसला सुनाई जा चुकी है, और तब ये अधीनस्थ न्यायालय क्या करती है कि नहीं, फिर उसको क्या करती है, मना करती है अधीनस्थ न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को मना करती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो होंगे, देखिए पहला का क्या हो गया हम लोग का 4, ए का 4 हो गया। तो देखिए ए का 4 हुआ यहाँ पर, और परमादेश अधिकारी की कार्यवाही पर रोक। तो देखिए परमादेश हो गया, अधिकारी की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। बी का हो गया 3। देखिए उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आदेश क्यू वारंटो। तो उत्प्रेषण सी उत्प्रेषण किसको, तो ये अधीनस्थ न्यायालय के अगेंस्ट जारी की जाती है। तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के रिकॉर्ड के आधार पर या किसी संज्ञा के अधीन शक्ति का प्रयोग। तो सी का यहाँ पर हो गया आपका क्या कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के रिकॉर्ड का मानना। उत्प्रेषण का आपको हो गया 1। तो देखिए 431 कहाँ है, 431 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर सी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। डी अधिकार परीक्षा क्या है, तो डी का आपको हो जाएगा 2, किसी संज्ञा के अधीन शक्ति का प्रयोग, किसी संज्ञा के अधीन शक्ति का प्रयोग, ये आपका अधिकार परीक्षा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। परमादेश का मतलब क्या होता है कि अधिकारी की कार्यवाही पर रोक। उत्प्रेषण आदेश का मतलब क्या होता है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के रिकॉर्ड मंगाना। और अधिकार परीक्षा आदेश का मतलब क्या होता है कि संज्ञा के अधीन शक्ति का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रीट जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो प्रतिषेध जो है वो मना किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को क्या कहते हैं, मना किया जाता है जब वो उसका अतिक्रमण कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यह निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सुप्रीम प्रतिषेध रीट कब जारी की जाती है, प्रतिषेध रीट जो है
तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत यानी अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। कब? जब किसी मामले की कार्यवाही जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, उसको प्रतिषेध कर दे। क्यों प्रतिषेध करेगी? जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं अधीनस्थ न्यायालय, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक प्रतिषेध रिट जो है जारी करती है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय आदेश या रिट जारी कर सकता है, जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है। प्रतिषेध का अर्थ रोकना है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। ये तब निकाली जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, मैंने अभी आपको बोला कि जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करते हैं तब ये रिट जारी की जाती है। या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करते हैं तब, यानी सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने, प्रतिषेध करने हेतु यह रिट जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 की ओर कि संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति, भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब परिवर्तित कर सकते हैं जब किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई द्वारा उनका अतिक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट क्या है 2 कि भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब परिवर्तित कर सकते हैं जब न केवल किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्यवाही द्वारा बल्कि उसकी निष्क्रियता के द्वारा भी उनका अतिक्रमण किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। एसईडी 124 का क्वेश्चन है और रिसेंट पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में भी रखने हैं। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति को इस बात की गारंटी प्रदान की गई है कि उसके मूल अधिकारों की हनन या अतिक्रमण किसी सरकारी प्राधिकारी या निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो वह सीधे न्यायपालिका से इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। स्वयं क्या है, एक मूल अधिकार है। और मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों के ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण पर रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये रिट 5 प्रकार के हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मवर्धी हृदय कहा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन रिट जारी कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट नहीं है। देखिए परमादेश रीट है, परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, क्या पृथकरणीयता है? नहीं, डी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है कि याचिका मैंडमस लोक प्राधिकारियों और किसी निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगर मैंडमस जो है क्या लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा देखिए कि मैंडमस जो है वह संविधात्मक दायित्व को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है, या राज्य के गवर्नर के विरुद्ध मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता है, या मैंडमस अवैध रूप से एकत्र दिए गए कर को वापस करने के लिए राज्य के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि केवल 2 कथन ही सही हैं। कौन कौन कथन सही है, ध्यान से देखिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार पहले कि देखिए संविधान के आर्टिकल 26 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट सही हुआ, मतलब ये आपका एक बेसिक पार्ट हुआ। फिर परमादेश क्या कहता है, देखिए परमादेश मैंडमस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। परमादेश मतलब आदेश दिया जाता है सार्वजनिक अधिकारियों को ताकि उनसे कार्यों उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट निम्नलिखित के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, और यही आपका मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। तो पहला, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हों उनके खिलाफ। फिर संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उसके विरुद्ध। पर उसके बाद देखिए परमादेश अवैध रूप से एकत्र किए गए कर को वापस करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये 3 और 4 यहाँ पर देखिए कथन सही है। कथन 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है और 1, 2 गलत है। क्यों? क्योंकि 1, 2 में कह रहा है कि किसी
ये जो याचिका है मैनमस लोक प्राधिकारियों और किसी निजी व्यक्ति, दोनों नहीं, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते, सिर्फ सरकारी प्राधिकारियों के अगेंस्ट ये जारी की जा सकती है। दूसरा क्या है कि मैनमस संविधात्मक दायित्व को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है, तो नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 और 2 गलत। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है सही है। और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है अब जारी हो चुका है, इसलिए मैं ये MCQ इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें अलग अलग वैरायटी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट आपको MCQ हैं वो सब सारे कवर हो जाएं। जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब का प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ देखिए कि अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के बाद में इसकी परिभाषा की गई है। या यूँ कहें कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किस वाद से संबंधित है, तो अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के वाद से संबंधित है। इसमें क्या कहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 एवं 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के मामले में जारी की जाती है। अपर जिला किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के मामले में अगर उसे इलीगल तरीके, अवैध तरीके से अगर बंदी बना लिया गया है तो उसकी रिहाई के लिए ही ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। अपर जिला मजिस्ट्रेट बनाम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हुआ, आपको इसको आप नोट करेंगे कि आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। ये कथन से रिलेटेड है। पहला कथन क्या कहता है कि मौलिक अधिकार न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। अगर मौलिक अधिकार क्या न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं, ये गलत है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, तो ये पहला गलत है। क्या राज्य के नीति हिंसक तत्व सिद्धांत न्यायालयों में वाद योग्य हैं, गलत, ये भी गलत है। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश PCS 2023 का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, यह न्यायालयों में वाद योग्य होते हैं, जबकि DPSP जो है न्यायालयों में वाद योग्य नहीं होते हैं। अतः दोनों ही कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की बहाली में उत्प्रेषण लेख रीट ऑफ सेट्योरी जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं। तो ये उत्प्रेषण लेख जारी करने के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं, तो देखिए ध्यान से। पहला क्या कहता है कि ऐसा अधिकरण या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके पास प्रजाजनों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक अधिकार हो और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य हो, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि ऐसे अधिकरण या अधिकारी ने अधिकारिता के बिना कार्य किया हो, अधिकारिता के बाहर रहकर अब क्या किया हो, कार्य किया हो, तब ये रीट जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ दोनों के दोनों सही दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। ये CDS 2030 का क्वेश्चन है। रिसेंट पिछले 2 से 3 सालों में जितने भी CDS के पेपर हुए हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है, ठीक है। और उत्प्रेषण रीट जो है किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय या अधिकरण जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है उत्प्रेषण रीट। यह रीट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है। कार्रवाई जब समाप्त हो गया तब उसके बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध कार्रवाई के दौरान की जाती है। मैंने अभी आपको दो रीट के बारे में बोला था स्टार्टिंग के MCQ में कि 2 रीट ऐसे हैं, जैसे एक प्रतिषेध हो गया और एक आपका हो गया, एक आपका रीट होगा उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण 2 रीट ऐसे हुए। देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों रीट जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के अगेंस्ट जारी किए जाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध द्वारा अधीनस्थ यानी कि अपनी निचली अदालत जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कब, ध्यान से देखिएगा, प्रतिषेध कब जारी की जाती है, जब
जब कार्यवाही यानी कि जब फैसला जो हो विचाराधीन हो, जब फैसला अभी नहीं हुआ हो, जब फैसला विचाराधीन हो, मतलब फैसला अभी चल रहा हो, विचाराधीन हो, ठीक है। लेकिन उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? जब फैसला हो चुका हो। ध्यान से देखिएगा, जब फैसला हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मामले को लेकर अगर फैसला सुनाया जा चुका हो, तब उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। लेकिन अगर कोई फैसला विचाराधीन है, तब वहाँ पर प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। फैसला जब सुनाया जा चुका हो, फैसला सुनाया जा चुका हो, किसके द्वारा? तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। यहाँ भी फैसला विचाराधीन हो, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। ये दोनों के दोनों डिफरेंस आप याद रखें, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये देखिए, उत्प्रेषण रिट क्या है? उत्प्रेषण रिट जो है, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के, जनरली सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं मूल अधिकार की रक्षा हेतु। लेकिन 2 रिट ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। कब? जब उत्प्रेषण रिट और एक प्रतिषेध। उत्प्रेषण रिट कब जारी किए जाते हैं? जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मामले को लेकर फैसला सुनाया जा चुका हो, तब उत्प्रेषण रिट जारी किए जाते हैं। लेकिन प्रतिषेध रिट कब जारी किया जाता है? जब फैसला विचाराधीन हो, मतलब फैसला अभी सुनाया नहीं गया हो, फैसला अभी क्या हो, कार्यवाही, फैसला की कार्यवाही जो है चल रही हो, तब प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? पहला क्या कहता है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। ये सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है कि इसलिए वह स्वयं क्या है, एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, 3 हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, वहाँ व्यथित व्यक्ति को आर्टिकल 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? ध्यान से देखते हैं फिर से कि आर्टिकल 32, सॉरी, ये तो उच्चतम न्यायालय नहीं हो, उच्च न्यायालय तो आर्टिकल 226 के तहत ना, तो ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 सही है, लेकिन उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है, तो ऑप्शन 1 ही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 226 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ध्यान से देखिए कि भारत में आर्टिकल 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों का उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। भारत का आर्टिकल 32 जो है कि भारत का आर्टिकल 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है। सही बात है। उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं, तो ये सही है। 2 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के लिए जारी कर सकते हैं। ये गलत है। अब ये गलत क्या है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ए हो जाएंगे। क्या लिखा है कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकता है। ये सही था। इसलिए कहा गया कि मूल अधिकारों की रक्षा में से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति जो है उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। ध्यान से देखिए क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों से ही संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत देखा जाए उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ कुछ अन्य उपबंधों के विषय पर भी रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए इसको उच्च न्यायालय को ज़्यादा अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर कि कौन सा कथन, इसमें कथन पर विचार करना है कि संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ये सही है। और आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है, ए भी सही है। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर ए हो जाएंगे, और इन दोनों आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले जो है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित जो मामले हैं वो आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ठीक, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत। देखिए क्या लिखा हुआ है कि
मौलिक अधिकारों के संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीन करता है तो न्यायालय को यह शक्ति होगी कि उन्हें शून्य घोषित करे। आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को रिटें जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है कब? पहला देखिए कि जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो, ये सही है। आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति को छुड़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, नहीं। जहां गिरफ्तारी न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई है, नहीं। ऑप्शन हो जाएंगे सी सिर्फ। ठीक है, मतलब सिर्फ 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अंशतः शरीर आपके पास लाया जाए? यानी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि शरीर व्यक्ति को उपस्थित करना है, शरीर को उपस्थित करना। निम्नलिखित में कौन सी रीट का अर्थ है कि आपके पास शरीर है? आपके पास शरीर है तो इसका मतलब हो गया ये भी हैबियस कॉर्पस ही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ही होता है। नेक्स्ट है कि अवैध रूप से निरुद्ध हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए कौन सी रीट? अवैध रूप से किसी व्यक्ति की अगर मान लिया जाता है कि हवालात में बंद कर दिया जाता है तो उसको रिहाई के लिए कौन से रीट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ये CDS 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? तो ये आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है कि एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? मैंने आपको बोला कि दो तरह के जो रीट हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति के विरुद्ध जारी की जाती है ताकि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर कार्य न कर रहे हों, इस चीज़ को लेकर। तो ये देखिए, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा नहीं होगा, परमादेश नहीं होगा और ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। उत्प्रेषण दो चीज़ मैंने बताया था, एक उत्प्रेषण देखिए यहाँ पर मार्क भी मैंने किया था। देखिए, एक उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध, दो ऐसे रीट है जो अधीनस्थ न्यायालयों के अगेंस्ट जारी किए जाते हैं। उत्प्रेषण और रीट, आप ध्यान से देखें, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो यहाँ पर देखिए ये उत्प्रेषण हो गया। फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ध्यान से देखिए कि उत्प्रेषण रीट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। ठीक, उत्प्रेषण रीट यहाँ देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि देखिए उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर क्या था कि प्रतिषेध कब जारी की जाती है? प्रतिषेध रीट जब फैसला अधीनस्थ न्यायालय की तरफ से विचाराधीन हो और जब फैसला सुनाया जा चुका हो तो वह उत्प्रेषण रीट तब जारी की जाती है। लेकिन प्रतिषेध रीट जारी कब की जाती है? जब फैसला विचाराधीन हो। ठीक, अब यहाँ देखिए, उत्प्रेषण न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण रीट केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण में कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध निर्देश होता है। जब कोई निचली अदालत का सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उत्प्रेषण रीट द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, उत्प्रेषण रीट द्वारा। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट ही जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता की जांच करता है। उत्प्रेषण देखिए यहाँ पर लिखा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अगर कोई आदेश पारित कर दिया है, ठीक है, कि वैधानिकता की जाँच करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता की जाँच करता है। उत्प्रेषण रीट तब जारी की जाती है
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उत्प्रेषण रीट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है, अर्थात यह रीट कार्यवाही की समाप्ति के बाद सक्रिय होती है। मैंने अभी आपको बोला था कि जब कोई मामला अगर अधीनस्थ न्यायालय में अगर समाप्त हो जाए, उसकी कार्यवाही समाप्त हो जाए, तब उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। लेकिन प्रतिषेध रीट कब जारी की जाती है? जब मामला विचाराधीन हो। नेक्स्ट है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किसे जारी की जाती है? तो वही अधीनस्थ न्यायालय के अगेंस्ट जारी की जाती है। तो किसी विशेष वाद में आगे की कार्यवाहियाँ रोकने हेतु अवर न्यायालय को, तो ऑप्शन यहाँ पर ये देखिए, किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनर्विलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को, तो ऑप्शन ये हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किसे जारी किए जाते हैं? तो उत्प्रेषण रीट किसी विशेष वाद में आगे की कार्यवाहियाँ रोकने हेतु अवर न्यायालय को, नहीं, ये नहीं होगा। तो बी क्या होगा? बी सही हो जाएगा, किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनर्विलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157। ऊपरी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीट कब जारी की जाती है? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, और कि एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। नहीं, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? उसको भेज दे। मतलब उत्प्रेषण का मतलब होता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के पास वो भेज दे। वह पुनरीक्षण यानी कि रिव्यू हेतु कोई भी मामला है, उसके रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख कह कर दे, उन्हें हस्तांतरित कर दे। अधीनस्थ न्यायालय जो है, जो भी मामला की कार्यवाही है, उसका अभिलेख जो है वह सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दे? हस्तांतरित कर दे, उसके पास भेज दे। नेक्स्ट चलता है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? अगर उसको रद्द करना है तो इसके लिए उत्प्रेषण, अगर किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम, यही अभी आपको देखा कि उत्प्रेषण को ही क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो आपको उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट किस आदेश से संबंधित है? प्रतिषेध रीट की न्यायिक और न्यायिकल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, ये सही है। उसके बाद अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2, 1 और 2 देखा जाए दोनों के दोनों क्या है? सही है। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को उसके लिए वह हकदार नहीं धारण करने से पूछना, ये नहीं है। अब देखिए प्रतिषेध रीट क्या है? उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को संबोधित रीट है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही करने या उसे अधिकारिता का हथियाने का प्रतिषेध किया जाता है। इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वह न्यायिक और न्यायिकल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। प्रतिषेध रीट तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही चल रही है। मैंने अभी आपको बोला कि प्रतिषेध रीट कब जारी की जाती है? जब मामला विचाराधीन हो, यानी जब कार्यवाही चल रही है, अर्थात कार्यवाही चालू रहने के दौरान जारी की जाती है ताकि कार्यवाही को रोका जा सके। ठीक है, ताकि प्रतिषेध किया जा सके, रोका जा सके। अब प्रतिषेध रीट जो है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है कब? फिर से वही आ गया, किसी अवर न्यायालय अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध करने से रोकने के लिए। ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये CDS और 12 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 162 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? अगर कार्यवाही बहुत दिन तक लंबी हो रही है तो इसको रोकने की दिशा में कौन सा रीट जारी की जाती है? तो ये प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। ये प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। नेक्स्ट है 163 की, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो उस रीट को कहा जाता है आपको मैंडमस, मतलब अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे जो है अपनी शक्तियों के अंतर्गत रहकर कार्य करें, शक्ति का दुरुपयोग न करें। देखिए परमादेश का अर्थ क्या होता है? परमादेश का अर्थ होता है कि हम आज्ञा देते हैं, अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को
जो सार्वजनिक हो उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है जब इन व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऐसा कार्य करने से मना कर दिया गया हो जो करने के लिए उबंधित हो। यह निजी व्यक्ति अथवा निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये निजी व्यक्ति और निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 164, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहता है, उसे परमादेश उस रीट को परमादेश कहा जाता है। 165, निम्नलिखित में से किस रीट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है। तो ये आपको हो गया अधिकार परीक्षा। मतलब अगर वो जो अपने विधि के अनुसार कानून के अनुसार अपनी शक्ति नहीं रखता है तो उसको रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। जैसे अधिकार परीक्षा क्या है, ध्यान से देखिए। अधिकार परीक्षा रीट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद विशेष पर कार्य कर रहा है यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। इसे आवश्यक है कि वह पद सार्वजनिक हो तथा विधि या संविधान द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि किसी प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि दावा की वैधता की जांच करना। दावा की वैधता यानी कि अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से वह अपना जो है वो ड्यूटी को कर रहा है, उस पद पर बैठा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करती है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था, अर्थात वह उस विशेष अधिकार का अधिकारी नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है। इस समादेश को क्या कहते हैं, तो इसको भी कहते हैं अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया अधिकार परीक्षा लेख जो है। क्वेश्चन 169, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार परीक्षा का आदेश की वारंट टू रिट जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है। पहला देखिए, पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है, ये सही बात है। पद का सृजन कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है, ये भी सही है। पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति द्वारा पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है। ध्यान से देखिए, आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है। पहला कि व्यथित व्यक्ति दूसरे न्यायालय से उपचार पा सकता है, या कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, ये सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कहा क्या रहा है कि आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस अधिकार पर राहत के लिए मना कर सकता है। तो यही जब मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह मना कर सकता है। देखिए, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रावधान है कि यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया जा रहा है तो इसके लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश आदेश दिया जाता है, मतलब क्या वी कमांड, हम लोग कमांड देते हैं। प्रतिषेध का मतलब सर्टिफाइड नहीं होता, ये गलत हो गया। प्रतिषेध मतलब मना करना होता है। और अधिकार पीछा वाई वॉट अथॉरिटी, ये भी सही है। मतलब ये सही, ये सही, ये सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें शरीर चाहिए। परमादेश का मतलब क्या होता है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब रीट ऑफ प्रोविजन, अधीनस्थ न्यायालय को लेख। उत्प्रेषण टू बी इन्फॉर्म, पूर्णतः सूचित कीजिए। उत्प्रेषण, अधिकार पीछा वाई वॉट अथॉरिटी, किस अधिकार से। ठीक है, ये पाँचों के पाँचों आप वार नोट में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है कि अब एक और है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर से मिलान करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, हमें शरीर चाहिए, मतलब ए का आपको हो जाएगा 4। उसके बाद परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, बी का 3। प्रतिषेध मतलब हम क्या करते हैं कि मना करते हैं। तो पहले देखिए, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, अब देखते हैं कौन सही होगा। सी का प्रतिषेध मतलब कि प्रतिषेध किसको, अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है। सी का 5 मतलब भी मैच कर रहा है। उसके बाद उत्प्रेषण, ये भी किसको दिया जाता है, की वारंट टू, मैंने किस अधिकार से, ई का 2, ई का 2, ई का 2, ये तो मतलब बी हो जाएगा यहाँ पर गलत, और सी हो जाएगा हम लोग का
सही। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि मूल अधिकार से जितने भी इम्पोर्टेंट एडवांस एमसीक्यू थे, मैंने उसको 4 पार्ट में कंप्लीट किया और आई होप कि ये सारे एमसीक्यू में से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखकर अपना जो भी इसमें नए कंटेंट आपको दिखे उसको आप वर्ड नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हम लोग का आज ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ और कल मैं डीपीएसपी की ओर लेकर चलूँगा आपको। डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी एडवांस एमसीक्यू हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड या जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं उसका डिस्कशन करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए क्या है, धन्यवाद।